नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपकी हिंदी अध्यापिका नेहा चौहान। हिंदी की कक्षा में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछली कक्षा में बच्चों हमने विशेषणों के बारे में पढ़ा था। आज की कक्षा में हम एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। तो इसे शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चित्र दिखाना चाहती हूँ। सभी बच्चे सबसे पहले निकाल लेंगे पाठ 15 क्रिया। ठीक है, सभी बच्चे निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखो बेटा, इस चित्र के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है। इस चित्र के अंदर आपको सभी बच्चे, बूढ़े, है ना, और जो है पुरुष, स्त्री, सभी लोग किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ कार्य करते आपको नज़र आ रहे हैं, है ना। जैसे देखो, इस चित्र में बच्चा झूला झूल रहा है, कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, है ना। एक पुरुष है, वो क्या कर रहे हैं, वो योगासन कर रहे हैं। एक बुजुर्ग है, वो क्या कर रहे हैं, वो अखबार पढ़ रहे हैं। और क्या हो रहा है देखो, और क्या क्या हो रहा है इस चित्र में। सूरज निकला हुआ है ना, सूरज निकल रहा है, और सुबह का समय है तो हवा भी चल रही होगी, आसमान में पक्षी भी उड़ रहे होंगे, है ना। तो हम अपने आसपास के वातावरण में जहाँ भी देखें तो हमें कुछ ना कुछ कार्य ज़रूर होता दिखता है, और जहाँ पर कार्य होता हमें दिख जाए तो वही होती है हमारी क्रिया। क्या होती है? क्रिया। तो जहाँ भी किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे ही कहते हैं हम क्रिया। और यही है आपका आज का पाठ 15 क्रिया। तो आइए बच्चों, क्रिया के बारे में कुछ जानते हैं और कुछ समझते हैं। तो जल्दी से निकाल लेंगे आप लोग। पेज नंबर है आपका 90। जल्दी से माफ़ कीजिएगा, 99। जल्दी से निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए, अब इन चित्रों के माध्यम से हमने देखा कि किसी न किसी रूप में कोई ना कोई कार्य ये लोग कर रहे हैं, है ना। और जो कार्य मनुष्य द्वारा नहीं होते लेकिन फिर भी होते हैं, कैसे? हवा का चलना, बारिश का होना, है ना, तो वो भी कुछ ना कुछ काम हो रहा है, ठीक है। तो इन सभी कार्यों को हम कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया। तो देखिए, इसकी परिभाषा देखेंगे। जिस पद या शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब क्रिया का पाठ समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि धातु क्या होती है। क्योंकि हम सभी ये जानते हैं बच्चों कि जब कोई काम होता है ना, जब किसी काम को करते हैं या कोई क्रिया हम करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई मूल रूप छुपा होता है। जैसे हम क्रिया कर रहे हैं पढ़ने की, है ना। जब हम पढ़ने की क्रिया कर रहे हैं तो उसके पीछे उसका जो रूट है, उसका जो मूल रूप है वो क्या है? पढ़। ठीक है। जब हम खाना खा रहे हैं तो उसका मूल रूप क्या है? खा। तो इन्हीं मूल रूपों को हम धातु के रूप में पहचानते हैं। इसे ही कहा जाता है धातु। देखो, ध्यान से देखो, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे पढ़ धातु से पढ़ना, पढ़ा, पढ़ेगा आदि क्रिया रूप बनते हैं। जो आपका मेन वर्ड है, जो बेसिक वर्ड है, ठीक है, अगर आप अंग्रेजी में समझना चाहो तो जो बेसिक वर्ड है उसी से आपकी सारी वर्ब्स बनती है। अंग्रेजी में पढ़ते हो ना आप लोग, तो ये भी वही चीज़ है जो आपकी मेन वर्ब है, यानी कि आपकी जो मूल धातु है, जो मूल शब्द है आपका, उसी से आपकी अन्य क्रियाएं बनती हैं। जैसे यहाँ पे बना पढ़ से पढ़ना, पढ़ा, पढ़ेगा, ठीक है। अब देखो, हिंदी में धातु के साथ ना लगाकर क्रिया का कौन सा रूप बनता है? सामान्य रूप बनता है। जैसे आ जमा ना, आना, गा जमा ना, गाना, लिख जमा ना, लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा मूल रूप से जो शब्द है उसके पीछे ना लगा करके हमने क्रियाओं को बना लिया। समझ आई यहाँ तक बात? अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कर रहे हैं खेलने की क्रिया, है ना, तो खेलने का अगर मैं पूछूं आपसे कि धातु रूप क्या है तो क्या बन जाएगा? खेल। वेरी गुड, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अब हमें ये पता चल गया है कि क्रिया क्या होती है। अब हमें ये भी मालूम हो गया है कि धातु किसे कहते हैं, है ना।
तो अब हम क्रिया को समझेंगे उसके भेदों के द्वारा। भेद मतलब कितने प्रकार की क्रिया हम करते हैं या फिर पढ़ते हैं। चलिए तो ध्यान से देखेंगे। क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। दो भेद कौन से हैं? एक होता है बच्चों अकर्मक और एक होता है सकर्मक। अकर्मक का अर्थ होता है बिना कर्म के। ठीक है, अ मतलब बिना कर्म के और सकर्मक का मतलब होता है कर्म के साथ। यहाँ पर जो कर्म है उसका अर्थ होगा आपका साधन, आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती, कुछ क्रियाएं ऐसी हैं बच्चों जिसमें हमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, किसी साधन की जरूरत नहीं है ना। जैसे कि वह खा रहा है, मैंने बोला कि वह खा रहा है या मोहन खा रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि मोहन क्या खा रहा है, यानी कि मोहन के खाने के द्वारा जो साधन है वो हमें नहीं पता है, हमें सिर्फ उसकी क्रिया पता है। तो यहाँ पर हमें उसकी क्रिया को बताने के लिए उसके साधन की या फिर उसके कर्म की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। मोहन खा रहा है, हमें नहीं पता वो क्या खा रहा है। ठीक है, तो ये क्रिया है उसकी अकर्मक, इसमें हमें उसका कर्म नहीं पता। कर्म मतलब ऑब्जेक्ट जिसे वो खा रहा है, हमें नहीं पता। लेकिन अगर मैं कहूँ मोहन सेब खा रहा है, तो यहाँ हमें पता है कि मोहन क्या खा रहा है, अर्थात यहाँ पे उसका जो कर्म है वो क्या है, सेब है ना। तो ये फर्क होता है अकर्मक और सकर्मक में। अकर्मक में मोहन खा रहा है और सकर्मक में मोहन सेब खा रहा है। तो यहाँ पर आपको सकर्मक मतलब कर्म के साथ, यानी कि उसका ऑब्जेक्ट उसके साथ होगा, लेकिन अकर्मक में उसका ऑब्जेक्ट उसके साथ नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्रिया होगी। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा आपको, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ आ जाएगा। अब सबसे पहले देखिए अकर्मक क्रिया। अकर्मक यानी कि कर्म के बिना। जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती, इसको अंडरलाइन करेंगे बेटा। जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती वह अकर्मक क्रिया होती है। अब कर्म की आवश्यकता कैसे वाक्यों में नहीं होती? देखो, वह रात को जल्दी सोता है। यहाँ पर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने बताया आपको, या इस वाक्य में सुनाई दिया आपको, दिखाई दिया नहीं, हमें कोई भी साधन या फिर कर्म उसका दिखाई नहीं दिया। वह सुबह देर से उठता है, इसमें भी हमें जो है कर्म नजर नहीं आएगा। तो ध्यान से पढ़िए इन दोनों वाक्यों को, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। इन वाक्यों में आपको कर्म नहीं नजर आएगा। समझ आई बात यहां तक? चलिए अगला पेज देखिए, अगले पेज पे आ जाते हैं। अगले पेज पे देखिए सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया जब हम कर रहे हैं तो सकर्मक क्रिया जो होगी वो होगी कर्म के साथ। स मतलब साथ और कर्म मतलब उसका ऑब्जेक्ट उसके साथ है। जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जल्दी से अंडरलाइन करेंगे इसको भी, जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसको अंडरलाइन ज़रूर कीजिए। जब आप रिवीजन करने बैठोगे ना तो आप उन लाइनों को ज़्यादा गौर से देख पाओगे और ज़्यादा अच्छे से देख पाओगे जिनको मैंने अंडरलाइन कराया है। ठीक है बेटा, चलिए। तो जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, अनुज पुस्तक पढ़ता है। अनुज क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। सकर्मक को पहचानने का और अकर्मक को पहचानने का एक छोटा सा साधन ये भी है कि जब आप उसमें प्रश्न पूछोगे, अपने आप से प्रश्न पूछोगे, अनुज क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। लेकिन अगर मैं कहूँ अनुज पढ़ता है, अनुज पढ़ता है अगर मैं कह दूं तो यहाँ पर मैं पूछूंगी अनुज क्या पढ़ता है, आपके पास जवाब ही नहीं है, क्योंकि मेरे वाक्य में मैंने उसका साधन नहीं बताया कि वो अखबार पढ़ता है, वो मैगजीन पढ़ता है, वो पुस्तक पढ़ता है या वो पत्र पढ़ता है। लेकिन मैंने यहाँ कहा है कि अनुज पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर अनुज का जो कर्म है वो उसके साथ है, अर्थात ये क्रिया हो गई सकर्मक। अगला वाक्य देखिए, गीता रचना को बुलाती है। किसको बुलाती है? रचना को। तो यहाँ पर भी कर्म मेंशन किया गया है ना। तो यहाँ पर रचना है जो वो हो गई हमारा कर्म।
लेकिन अगर मैं कहूँ गीता बुलाती है, अब किसे बुलाती है हमें नहीं मालूम किसे बुलाती है। जब नाम नहीं होगा, कर्म नहीं होगा, तो क्रिया कौन सी होगी? अकर्मक। और जब नाम होगा, कर्म होगा, तो सकर्मक। क्लियर है? चलिए अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों सकर्मक क्रिया के भेद। अब यहाँ पर जो सकर्मक क्रिया है उसके भी भेद होते हैं, जल्दी से पढ़िए। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, एक कर्मक और द्विकर्मक। समझ आई बात? द्विकर्मक यानी कि एक कर्मक में आपको एक कर्म नजर आएगा और द्विकर्मक में आपको 2 कर्म नजर आएंगे। अब वो कैसे आएंगे चलिए देखिए। पहला है एक कर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में केवल एक कर्म होता है वहां एक कर्मक क्रिया होती है। अंडरलाइन करो इसको। इसमें क्रिया के साथ प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है। क्या मिलता है? उत्तर मिलता है। ठीक है, कैसे? अमन आम खा रहा है। क्या खा रहा है? आम। नव्या ने गीत गाया। क्या गाया? गीत गाया। ठीक है, तो यहां पर हमें एक एक कर्म मिल गया है, तो ये है एक कर्मक। अब देखिए द्विकर्मक। जिन वाक्यों में 2 कर्म होते हैं वहां द्विकर्मक क्रिया होती है। इसमें क्रिया के साथ क्या और किसको लगाकर प्रश्न करने पर दोनों का उत्तर मिलता है। जैसे राकेश ने सुमित को पुस्तक दी। किसको दी? सुमित को। क्या दी? पुस्तक दी। तो यहां पर आपको 2 कर्म दिखाई देंगे। ठीक है, समझ आ रही बात? सबको समझ आ रही है? चलिए, तो ये है द्विकर्मक आपका वाक्य। अब देखिए प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद, यानी कि जब हम वाक्यों को बनाना शुरू करते हैं तो किस प्रकार की क्रियाओं को हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको आप अच्छे से रीड कर लेंगे। ठीक है, जो भी डाउट्स होंगे हम ऑनलाइन क्लास में उसको क्लियर करेंगे। यहाँ देखिए बच्चों, सबसे पहला है प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के निम्नलिखित 5 भेद हैं। 5 भेद में से सबसे पहला है सामान्य क्रिया, यानी कि सिंपल वर्ब। ठीक है, वर्ब्स पढ़ी है ना आपने इंग्लिश में, वही चीज़ है ये। तो सामान्य क्रिया जब हमें एक सामान्य काम होते नजर आ रहा है, जैसे चिड़िया चहचहाई, चोर भागा, मोहन ने खाया। ठीक है, तो यहाँ पर मोहन चलता है, मोहन जाता है, ये है सामान्य क्रिया है, इसमें हमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नजर नहीं आता है ना। अब है संयुक्त क्रिया। संयुक्त का अर्थ होता है बच्चों 2 चीजों को जोड़ना। ठीक है, संयुक्त क्रिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक साथ 2 क्रियाएं आपको नजर आएंगी। कैसे? जब वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे रजनी खाना बना चुकी है, तो यहाँ पर बना हो गई पहली क्रिया और चुकी है हो गई हमारी दूसरी क्रिया, यानी कि 2 क्रियाएं साथ हो गई हैं। बना भी लिया है और बना भी चुकी है, तो बनाना और चुकी है 2 क्रियाएं। सोमेश घर आ गया है। घर आ गया, आया भी और इसमें गया का प्रयोग भी हो रहा है ना। तो आ गया है, यहाँ पर 2 क्रियाएं साथ में प्रयुक्त हो रही हैं। वो आपके वाक्य के प्रकार पर निर्भर करता है कि वो किस संदर्भ में कहा जा रहा है। अगला देखिए, अब है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया जो है बच्चों वो आपका संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण इत्यादि से बनती है। जैसे जिन क्रियाओं का निर्माण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से होता है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ से हथियाना, झूठ से झुठलाना, बात से बतियाना और शर्म से शर्माना, है ना। जैसे बड़बड़ बड़बड़ाना, थप थप थपथपाना, है ना, तोतला तुतलाना। तो इस तरीके की जो क्रियाएं होती हैं वो होती हैं नाम धातु। कौन सी है? नाम धातु क्रियाएं। अगला देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा का अर्थ होता है इंस्पिरेशन, मतलब किसी से इंस्पायर होकर के काम करना या करवाना। तो यहाँ पर
कभी हम स्वयं क्रिया करते हैं तो कभी दूसरों से करवाते हैं, है ना। जब दूसरों से करवा रहे हैं तो हम उनको इंस्पायर करेंगे, तभी तो कोई हमारा काम करेगा, है ना। तो जो क्रिया दूसरों से करवाई जाती है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया वाले शब्दों में प्राय दो कर्ता होते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, सर्कल कर लो इसको। प्रेरणार्थक क्रिया वाले शब्दों में क्या होते हैं, दो कर्ता। जैसे अध्यापक छात्रों से क्या करते हैं, निबंध लिखवाते हैं, तो कर्ता यहाँ पर दो कौन हो गए, अध्यापक और छात्र। और क्रिया कौन सी है हमारी, लिखवाते हैं। कर्म कौन सा हो गया, निबंध। समझ आई बात, ठीक है। जैसे सीमा धोबी से कपड़े धुलवाती है, इसमें सीमा क्या हो गई, एक कर्ता, धोबी क्या हो गया, दूसरा कर्ता, ठीक है। कपड़े क्या हो गए, कर्म, और क्रिया क्या हो गई, धुलवाती है, ठीक है। समझ आ गई बात। तो ये छोटा सा पाठ परिचय है आप लोगों के लिए। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। जो भी आपके डाउट्स हो बेटा वो ऑनलाइन क्लास में आप पूरे कर लीजिएगा। तो पेज नंबर 99 और 100 इसकी रीडिंग आप ज़रूर कर लेंगे एक बार, ठीक है। चलिए, तो आज की कक्षा में बच्चों इतना ही।